हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान है और तीसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ वार की नहीं है, कहानी भरोसे की भी है, कहानी पावर की भी है और सबसे बड़ी बात कहानी कंट्रोल की है। क्योंकि 15 जून 2026 की शाम नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिनसे साफ दिख गया कि अमेरिका और इजराइल एक ही टीम में होने के बावजूद इस समय एक ही पेज पर नहीं है। अब आप सोचिए, सालों से इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन अचानक अमेरिका ईरान के साथ सीज़फायर और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट कर देता है और इजराइल कहता है कि उसे डील की एग्जैक्ट टर्म्स तक नहीं पता। यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यू MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सीज़फायर एग्रीमेंट की घोषणा की। इस एग्रीमेंट का मकसद था ऑपरेशन रोरिंग लायन के बाद लड़ाई को रोकना। ऑपरेशन रोरिंग लायन कोई छोटा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये इस साल की सबसे बड़ी मिलिट्री कैंपेन्स में से एक था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मासिव मिलिट्री प्रेशर बनाया। लेकिन अब सवाल ये है, अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो फिर अचानक डिप्लोमेसी की तरफ मोड़ क्यों लिया गया? क्या अमेरिका को लगा कि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, या फिर वाशिंगटन और जेरूसलम की प्रायोरिटीज अलग हो गई? और यही प्रॉब्लम है। नेतन्याहू की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी टेंशन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वो शायद पूरी स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एग्रीमेंट हो या ना हो, ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है ऐसा नहीं होने देंगे। अब सुनने में ये एक सामान्य पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू असल में अमेरिका को भी मैसेज दे रहे थे और ईरान को भी। वो कह रहे थे कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो इजराइल अकेले एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। यानी इजराइल अपनी न्यूक्लियर रेल लाइंस किसी और देश के भरोसे नहीं छोड़ेगा। अब आप सोचिए, जब किसी देश का लीडर ओपनली कहे कि एग्रीमेंट से फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिसीजन अलग है, तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि ट्रस्ट पूरी तरह नहीं है। और यही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रियलिटी है। नेतन्याहू ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और वो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है। कई बार दोनों एक जैसी सोच रखते हैं और कई बार नहीं रखते। सुनने में ये डिप्लोमेटिक लाइन लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में वार्स का वर्जन बहुत होता है। असल में वो ये एग्री कर रहे थे कि इस बार वाशिंगटन और जेरूसलम के बीच फ्रिक्शन मौजूद है, क्योंकि इजराइल की एक्सपेक्टेशन शायद एक लंबी मिलिट्री कैंपेन की थी। लेकिन व्हाइट हाउस बहुत तेजी से डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की तरफ चला गया और यही वजह है कि इजराइल के अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा है। कई लोग मानते हैं कि ट्रंप ने युद्ध को उस समय रोक दिया जब इजराइल अपने कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता था, या मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता था। अब सवाल यह है, क्या सच में इजराइल को बीच रास्ते में रोक दिया गया, या फिर अमेरिका को लगा कि युद्ध ज्यादा लंबा चला तो पूरा रीजन आग में जल जाएगा? दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है, लेकिन एक बात साफ है, इस डील का ऑनरशिप ट्रंप ने लिया है और नेतन्याहू ने भी पब्लिकली कहा कि ये एग्रीमेंट अमेरिका का फैसला है। यानी अगर भविष्य में ये डील फेल होती है तो ब्लेम भी वाशिंगटन पर जा सकता है। देखिए, अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर इतना मिलिट्री प्रेशर बनाया गया कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज क्रॉस हो गई। उन्होंने दावा किया कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, मिसाइल फैक्ट्रीज का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इकोनॉमिक डैमेज उनके अनुसार सैकड़ों अरब डॉलर से लेकर लगभग $1 ट्रिलियन तक।
अब अगर ये दावे पूरी तरह सही मान लिए जाए तो तस्वीर बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ईरान को पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका लगा। अगर नुकसान इतना बड़ा था तो फिर तेहरान में रिजिम अभी भी क्यों मौजूद है, ईरान की गवर्नमेंट अभी भी क्यों चल रही है? और यहीं पर नेतन्याहू के क्रिटिक्स सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना और रिजिम चेंज करना दो अलग बातें हैं। फैक्ट्री टूट सकती है, एयरवेज डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम बच सकता है। और ईरान के मामले में यही दिखाई दे रहा है, यानी मिलिट्री सक्सेस और पॉलिटिकल सक्सेस हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब नेतन्याहू ने एक और आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 2015 का JCPOA डील और आज की सिचुएशन अलग है, क्योंकि उस समय डिप्लोमेसी के पीछे मिलिट्री प्रेशर नहीं था, लेकिन आज डिप्लोमेसी के पीछे मासिव मिलिट्री फोर्स खड़ी है। उन्होंने लगभग 1,40,000 जॉइंट एयर सॉर्टीज का जिक्र किया, यानी इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन हुए कि ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर आना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेतन्याहू डिप्लोमेसी का क्रेडिट नहीं दे रहे, वो मिलिट्री प्रेशर को क्रेडिट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बॉम्ब्स नहीं गिरते तो एग्रीमेंट भी नहीं होता। ये उनका कोर आर्गुमेंट है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर मिलिट्री प्रेशर ही सॉल्यूशन था तो फिर सीजफायर क्यों? और अगर सीजफायर सॉल्यूशन है तो फिर मिलिट्री प्रेशर पर इतना जोर क्यों? यही कंट्राडिक्शन पूरी डिबेट के केंद्र में है। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट घोषणा हुई। नेतन्याहू ने इजराइल के डिफेंस बजट में 350 बिलियन NIS का बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। ये कोई सामान्य डिफेंस स्पेंडिंग नहीं है, ये फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी, खासकर FPV ड्रोन्स जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। अब सोचिए, अगर लीडरशिप को लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, तो क्या वो इतना बड़ा डिफेंस पैकेज अनाउंस करती? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि इजराइल मान रहा है कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। शायद वार रुक गया हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुई, और ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अब आते हैं लेबानन वाले मुद्दे पर। नेतन्याहू ने साफ कहा कि साउथ लेबानन में जो सिक्योरिटी बफर जोन बनाए गए हैं, वहां से इजराइल फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी, कम से कम अभी नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्थन इजराइल की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक डिप्लॉयमेंट जारी रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सीजफायर होने के बावजूद ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह नॉर्मल नहीं होने वाली, क्योंकि बफर जोन्स अक्सर टेम्पोररी कहे जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कई बार टेम्पोररी अरेंजमेंट सालों तक चल जाते हैं। अरे अगर ऐसा हुआ तो रीजियनल टेंशन फिर बढ़ सकता है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, पूरी स्पीच के दौरान नेतन्याहू मिलिट्री विक्टोरीज की बात करते रहे, लेकिन उसी स्पीच में उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि इजराइल को फाइनल एग्रीमेंट की टर्म्स तक नहीं पता। यानी जिसने युद्ध में हिस्सा लिया वो नेगोशिएशन रूम में पूरी तरह मौजूद नहीं था। अब आप सोचिए, ये कितनी अजीब स्थिति है। एक तरफ विक्टोरी स्पीच, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन गैप। और यही वजह है कि इजराइल की अपोजिशन बेहद आक्रामक हो गई है।